गुड मॉर्निंग दोस्तों। मगध आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कई दिनों से आप भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लाए हैं। अभी तक आपने भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसके बाद ताम्र पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की ही उन्नत संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा। अब हम उसी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए एक नई सभ्यता लाए हैं आपके सामने। उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम है, वैदिक सभ्यता यानी कि वेदों की सभ्यता। वेदों की सभ्यता का मतलब इसमें वेदों की रचना की गई है। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता है क्या चीज़, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है। आज हम आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे पढ़ने के लिए कि वैदिक सभ्यता पढ़ा कैसे जाता है। आज तक आपने जिस भी तरीके से पढ़ा होगा, आज हम आपको सोचने का अप्रोच बदल देंगे। आज हम आपको वास्तव में पढ़ने का सही तरीका बताएंगे, नज़रिया बताएंगे कि वास्तव में भारतीय इतिहास को कंपटीशन लेवल पर और वो भी सिविल सर्विस के लेवल पर कैसे पढ़ा जाता है। एक होता है जनरली ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें ऐसे ही रफली पढ़ गए, लेकिन कंपटीशन लेवल पर अगर आपको पढ़ना है, खास करके सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी के लिए, तो इसके लिए अप्रोच आपको बिल्कुल बदलना होगा। पुराने ढर्रे पर अगर आप पढ़ेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ वही सिखाने जा रहा हूँ कि वास्तव में इतिहास पढ़ना कैसे है। तो उसी ढंग से आपको पालन करना है। प्रीलिम्स और मेंस आपका दोनों साथ ही तैयार होता हुआ चलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसे हमें पढ़ना कैसे है। तो आइए जरा सा हम सामान्य जानकारी लेते हैं। वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है? अगर आप शुरू से हमारा वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको एक एक कालखंड के तारतम्य नजर आएगा कि हम प्राचीन इतिहास को शुरू करते हुए हम ये यहाँ तक पहुँचे हैं। उसको आप देखिएगा। तो वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या है? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, यानी इसका मतलब यह हो गया कि 900 वर्षों का, 900 साल का ये इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ही समय में। 900 साल का हमें इतिहास की जानकारी चाहिए। तो हम 900 साल का इतिहास हम कैसे पढ़ेंगे? इस 900 सालों में कौन कौन सी घटनाएं घटी है हम कैसे जानेंगे? तो इस पूरे 900 साल को दो भागों में बांट दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। पहला कालखंड है ऋग्वैदिक काल, नाम दिया गया। एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद नाम के वेद की रचना हुई। उसी के आधार पर पहला कालखंड 1500 ईस्वी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के कालखंड को ऋग्वैदिक काल नाम दिया गया। और इसके बाद का 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का कालखंड को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इन दो कालखंडों में अंतर क्यों किया गया? पूरे के पूरे वैदिक सभ्यता का ही पूरा एक ही कालखंड क्यों नहीं रखा गया? तो इन दोनों के बीच में अंतर इसलिए किया गया कि इन दोनों के समय काल में उनका सामाजिक जीवन में अंतर आ गया था। यानी कि इन 500 साल के बाद जो फिर आया 400 साल, इसमें इन दोनों के बीच में सामाजिक जीवन में अंतर आ गया। इन दोनों के बीच में आर्थिक जीवन में अंतर आ गया। इन दोनों कालखंडों के बीच में राजनैतिक जीवन में अंतर आ गया। इन दोनों कालखंडों के बीच में धार्मिक जीवन में अंतर आ गया। कला संस्कृति में अंतर आ गया। इन सबों को देखते हुए इतिहासकारों ने इस पूरे वैदिक सभ्यता को, जो 900 साल की सभ्यता है, दो कालखंडों में बांट दिया गया। और सिविल सर्विस खास करके यूपीएससी यही अंतर आपसे पूछता है। इन्हीं दो कालखंडों के अंतर आपसे पूछेगा। वो भी क्या अंतर पूछेगा कि बताइए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन में क्या अंतर था। अब आप ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप इन दोनों कालखंडों के गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे। सिविल सर्विस सीधा सीधा यही आपसे सवाल पूछेगा कि इन दोनों कालखंडों के सामाजिक जीवन में अंतर क्या था, इन दो कालखंडों में
आर्थिक जीवन में क्या अंतर था, इन दोनों कालखंडों में राजनीतिक जीवन में क्या अंतर था, धार्मिक जीवन में क्या अंतर था, सिर्फ और सिर्फ यही सिविल सर्विस में एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में भी यही स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछ लिया जाएगा और मेंस में तो खास करके ही पूछा जाएगा। अगर मेंस में नहीं भी पूछा जाए तो जिन लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये रामबाण है, तो खास करके वो ज़रूर इसके पढ़ेंगे। तो आज हम यही बताने जा रहे हैं कि वैदिक सभ्यता को पढ़ना कैसे है। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि इन ये वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में क्यों बंटवारा किया गया, क्योंकि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, कला, संस्कृति में अंतर आ गया था, इसलिए ये दो कालखंड बनाए गए। अब हम किस आधार पे कहेंगे कि ये दोनों कालखंड में अंतर आ गया। कैसे हम कहेंगे कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो उत्तर वैदिक काल के समाज से अलग था, हम कैसे कहेंगे? तो अब हमारे पास आधार है या हम इसको साक्ष्य कहेंगे, हमारे पास एविडेंस है, सबूत है। इसी सबूत पर हम कहेंगे कि ये दोनों कालखंड अलग है। इसके पहले हम जो इतिहास पढ़ रहे थे, ताम्रपाषाण काल हो या हड़प्पा सभ्यता हो, उसमें हमें लिखित विवरण नहीं मिलता था। सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक साहित्य के पुरातात्विक खुदाई में जो सामान मिले थे उसी के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा उसका पता लगाया गया और उसके आधार पर इतिहास लिखा गया और वहाँ के चीज़ों को तय किया गया। लेकिन अब हमारे पास साहित्य है, यानी कि लिखित में हमारे पास एविडेंस है, प्रूफ है, लिखित में है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है, मजबूत सबूत है और ये किसी इतिहासकार के अप्रोच को नहीं दिखाता है, ये जो है वास्तव में वो दिखाता है। तो अब एक सवाल यहाँ पर ये आता है, तो क्या हमें इन सारे साहित्य को पढ़ना है? नहीं, हमें ये सब सारे साहित्य को हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ जब हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो सिर्फ इन सब का हमें रेफरेंस लेना है। सिविल सर्विस या कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वो आपसे ये नहीं कहता है कि आप चारों वेदों का ज्ञान आप प्राप्त करें या आप ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ें या वेदांग पढ़ें या रामायण, महाभारत, पुराण आप पढ़ें। वो आपसे ये नहीं कहता है। वो तो सिर्फ ये जानना चाहता है कि सामाजिक जीवन ऋग्वैदिक काल में कैसा था, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको यही सारे ग्रंथ, यही सारे वेदांग, यही सारे अन्य ग्रंथ आपको बताएंगे, तो आपको रेफरेंस देना है। तो इस कालखंड में पढ़ना तो सिर्फ यही है आपको कि सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनैतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, कला संस्कृति कैसी थी, पढ़ना तो यही सिर्फ है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए इन सबों के रेफरेंस आपको पढ़ना पड़ेगा कि इन सबों में क्या क्या लिखा गया है। तो साहित्य हमारा इतना मजबूत है, इतना एविडेंस, मजबूत एविडेंस देता है कि इन सबों दोनों कालखंडों की बहुत बढ़िया तरीके से अंतर पता चल जाता है। तो आइए जरा हम देखते हैं हमारे पास वो कौन कौन से मजबूत साक्ष्य हैं। आइए जरा एक नज़र हम देखते हैं। तो इस साहित्य को 3 भागों में बंटवारा किया गया है। पहला ये साहित्य है वैदिक साहित्य, वेदों की रचना की गई है, वेदों की रचना की गई है और ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ वेदों की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई है, ऐसा माना जाता है, जो कि विष्णु पुराण में ये चीज़ दिखाया गया है कि चारों वेदों की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। तो एक है वैदिक साहित्य जिसमें एक आता है वेद। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान के लिए 4 वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और इनके जब हम कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे तो इन दोनों कालखंडों की हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या है, जब वेद आपको समझ में नहीं आएगा, जब ब्राह्मणों को वेद समझ में नहीं आया तो इसको समझने के लिए ब्राह्मणों ने अपना एक ग्रंथ तैयार कर दिया जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। फिर इसके बाद आरण्यक तैयार किया गया। आरण्यक क्या मतलब होता है? जंगल, वन, फॉरेस्ट। जंगलों में ऋषि मुनि गए, वहाँ पर चिंतन मनन किया
और कुछ उन्होंने भी रचनाएं कर दी। तो उन्होंने जो रचना किया वो प्योर फिलॉसफी उन्होंने किया, दर्शन, कोई चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा होना चाहिए, यानी कि सन्यासियों का मार्गदर्शक आरण्यक कहलाया, ये भी ग्रंथ है। और एक बना उपनिषद, ये तर्क आधारित ज्ञान का जन्म हुआ। जब ये उपनिषद की रचना की गई तो इसमें हर चीज़ को, हर पहलू को तर्क से सिद्ध किया जाने लगा कि आखिर हम पूजा करते हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है और इसका हमें फ़ायदा क्या है, क्या वास्तव में वो फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो ये तर्क पर आधारित है उपनिषद। तो कोई भले ये चारों वेद ना पढ़े, लेकिन अगर आप उपनिषद अगर आप पढ़ लेंगे तो असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए हम एक चीज़ बता दें, अभी लॉकडाउन के दौरान अभी डीडी नेशनल पे उपनिषद गंगा एक चैनल, उपनिषद गंगा एक धारावाहिक बनाई गई है जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर बनाई गई है। अगर आप एक बार इस उपनिषद गंगा एपिसोड को देख लेंगे, आप जान जाएंगे कि वास्तव में ज्ञान क्या होता है। तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो ये वेद में आते हैं, इन चारों वेद के उपवेद भी बनाए, जैसे ये वेद हैं, इन चारों वेद के उपवेद भी बनाए गए हैं। जैसे ऋग्वेद के है आयुर्वेद है, यजुर्वेद के धनुर्वेद है, सामवेद के है गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का भी शिल्प वेद है। तो ये चार उपवेद बनाए गए हैं। इसके बाद वेदों के बाद वेदांग बनाए गए हैं। वेदांग का मतलब है वेदों का अंग, यानी कि अगर ये चारों वेद अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहले इन चारों 6 वेदांग को समझिए। वेदांग की कुल संख्या 6 है। इन पहले ये 6 वेदांग को समझिए, इसके बाद आपको समझना है, तब समझ में आएगा वेद क्या चीज़ है। तो वेदांग 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। कभी कभी ये यूपीपीसीएस या बीपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि वेदांग में कितने होते हैं या कौन कौन से वेदांग हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद अन्य ग्रंथ ऐसे हैं जिसका हम रेफरेंस लेंगे यहाँ के इन सब चीज़ों के जानकारी लेने के लिए। कौन कौन से वैसे और किताबें हैं या ग्रंथ रचे गए हैं? रामायण, महाभारत, पुराण, और फिर मनुस्मृति। स्मृति कहा जाता है, उसी में मनुस्मृति का बहुत चर्चा है। जो ये पहली बार हमारे यहाँ कानून का इसको माना जाता है, इसलिए कानून पहली बार बनाया भारत में कि कैसे भारत के समाज में कैसे लोगों को रहना चाहिए। तो इन सारे ग्रंथों को आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है हमें, और वो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम दे देंगे, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम आपसे ग्रंथ नहीं पढ़वाएगा कि आप यजुर्वेद के सारे श्लोकों को याद करके आइए, यजुर्वेद के सारे मंत्र पढ़ करके आइए, सामवेद में सारे संगीत सीख करके आइए, अथर्ववेद में सारे जादू टोना सीख करके आइए। ये सिविल सर्विस का मतलब नहीं है। वो आपसे ये नहीं जानना चाहता है, सिर्फ आपको ये जानना चाहता है कि ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल का समाज ग्रामीण सभ्यता थी, वहाँ गांव में लोग रहते थे। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो ये जानकारी हमें ऋग्वेद, जब हम उसके कुछ छंदों को देखेंगे, कुछ ही पॉइंट को देखेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद कुछ और स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, रामायण के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें से हमें रेफरेंस के तौर पर इन सबों का जीवन हमें मिलेगा। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम प्रीलिम्स लेवल की थोड़ा जान लेते हैं कि जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो हम पहले चैप्टर समझते हैं ऋग्वेद के बारे में। हम पहले ये 1500 काल खंड के बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम ये जानते हैं पहले ऋग्वेद है क्या चीज़। ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, ये जितने भी सारे देवता हैं उन सब की स्तुति गान की गई है, प्रशंसा में गीत लिखे गए हैं, उनको खुश करने के लिए गीत लिखे गए हैं इस ऋग्वेद में। तो ये 500 सालों में सिर्फ देवता को ही खुश किया जाता था। हमारे पास बस सिर्फ इतना ही एविडेंस है, साक्ष्य है कि तो ये हमारे पास थोड़ी सी जानकारी है। तो ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है,
जिसमें से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई? तो थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में हम जानेंगे। विभिन्न देवताओं की स्तुति प्रशंसा में गाए गए मंत्रों का ये समूह है। ऋग्वेद यही सिर्फ है। रचयिता ऋषि मुनि थे तथा सप्त सैंधव क्षेत्र में इसकी रचना हुई। सप्त सैंधव क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि सिंधु से लेकर के गंगा नदी के बीच का जो एरिया है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये सब एरिया में इसकी रचना की गई थी। वही सप्त सैंधव क्षेत्र है। इसमें 10 मंडल है। इसमें यह वेद मंत्रों का समूह है, यानी कि पूरे ऋग्वेद को 10 चैप्टर में बांट दिया गया है। अब हर चैप्टर में एक देवता के बारे में डिस्कस किया गया है, चर्चा की गई है। थोड़ा थोड़ा आपको जानना है। पहले मंडल यानी कि पहला चैप्टर में क्या है, तो इसमें सारे ऋग्वैदिक मंत्रों का उल्लेख किया गया है कि जैसे सूर्य देवता को खुश करना है तो कौन सा मंत्र हम गाएंगे, बाकी और देवताओं को खुश करना है तो कैसे हम गाएंगे, ये सारी चीज़ों की रचना की गई है। दूसरे मंडल में गृत समद नाम के कोई देवता रहे होंगे, उनके बारे में है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र देवता की चर्चा है और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो आज हम गायत्री मंत्र जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य देवो, ये हम जो गीत गाते हैं ये इसी में ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। इसके बाद चौथा मंडल में वामदेव की चर्चा है। पांचवा में अत्रि मुनि की चर्चा है। छठा में भारद्वाज मुनि की चर्चा है। सातवां मंडल वशिष्ठ मुनि की चर्चा है, जिसमें दशराज्य युद्ध की चर्चा की गई है। 10 राजाओं के बीच में युद्ध होता है। एक तरफ वशिष्ठ मुनि और एक तरफ रहते हैं एक और मुनि रहते हैं, तो दोनों की चर्चा होती है। 8वां है कनौड़ ऋषि के बारे में, 9वां है सोम देवता के बारे में। और इसी में एक लाइन ये लिखा गया है कि एक परिवार है, वो परिवार का एक सदस्य ये कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माँ दूसरे के घरों में चक्की पीसती है, मेरे पिताजी वैद्य हैं। इससे पता चलता है हमें ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। इसका मतलब कि एक ही घर में जितने भी लोग हैं अलग अलग पेशा चुन सकते हैं, जबकि यही जब उत्तरवैदिक काल में आएंगे तो ऐसी बात नहीं है। एक परिवार में एक ही पेशा सब लोगों को अपनाना पड़ेगा। यानी कि एक घर में कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर डॉक्टर तो सबको डॉक्टर ही बनना है। अगर कोई किसान है तो सभी परिवार को किसान ही बनना है। योद्धा है तो सबको योद्धा ही बनना पड़ेगा। ये अंतर इन दोनों काल में आ जाता है। इसके बाद 10वां है शूद्र शुक्तीय, और इसी में पुरुष शुक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या या चर्चा की गई है। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये इसी मंडल में बताया गया है। और यहीं से हमारे समाज में ये ऊंची जाति निचली जाति का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि जो ब्राह्मण है वो ऊंची जाति का है, क्षत्रिय है ऊंची जाति का, वैश्य शूद्र है ये सब निचली जाति का है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है और यहीं से हमारे समाज में 4 वर्ण और जातियों की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो इसको हमें ऋग्वेद से पढ़ने से 2 चीज़ें तो कन्फर्म पता चल रही है। एक चीज़ तो पता चल रही है कि आज जो हम जिस जाति व्यवस्था में बंधे हुए हैं वो इसी का इसमें ही वहीं पर लिखा गया था, तो उसी समय से ये परंपरा के रूप में चली आ रही है। और दूसरा ये है कि आज जो भी हम देवी देवता की पूजा करते हैं, स्तुति गान करते हैं, ये इसी की देन है। ऋग्वेद में ही सारे मंत्रों की रचना की गई है, तो आज हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी शादी विवाह होते हैं, जितने भी मंत्रोच्चारण होते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं में से तो मंत्र बोले जाते हैं। तो देखिए हमारा प्राचीन संस्कृति कितना शक्तिशाली है कि वो आज तक हमें पीछा नहीं छोड़ रहा है, और दिन पर दिन हम और भी उसी के और गुलाम होते जा रहे हैं। तो ये है ऋग्वेद में चर्चा की गई है। इसके बाद दूसरा वेद है सामवेद। हम इसमें सामवेद को अब लेते हैं। सामवेद को बस सिर्फ इतना जानना है कि ये सूर्य देवता से संबंधित है और ये संगीत से संबंधित है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में उल्लेख किया गया है सा रे गा मा,
जो हमारे संगीत में शुरुआती जो शब्द होते हैं इन्हीं से सीखा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना गया। और कल्पना कीजिए कि अगर सामवेद न होता तो आज हम इतने संगीत का आनंद नहीं ले रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इस वीडियो में आपको ये दिखलाए हैं कि वास्तव में वैदिक सभ्यता आपको पढ़नी क्या है। पढ़ना तो सिर्फ यही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन यही दोनों कालखंडों की तुलना करनी है सिर्फ। तो ये तुलना करेंगे आप कैसे, किन आधारों पे तुलना करेंगे आप? तो इन आधारों को तुलना करने के लिए आपको फिर इन्हीं के रेफरेंस लेना होगा, इन्हीं साहित्य का रेफरेंस आपको लेना होगा। क्यों? क्योंकि इन 1000 वर्षों में यही साहित्य की रचना किया गया। तो इसको आपको एविडेंस के रूप में आपको देना होगा। तो अगले वीडियो में फिर हम लाएंगे। इसके बाद अभी हमने इन 2 के बारे में पढ़ा, फिर और ग्रंथ, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देंगे। और फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, वास्तव में जो हमें पढ़ना है वो हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के सामाजिक जीवन में अंतर क्या था, फिर ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल के आर्थिक जीवन में अंतर क्या था, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक में राजनीतिक जीवन का अंतर क्या था, धार्मिक जीवन में अंतर क्या है दोनों कालखंड में, कला संस्कृति में अंतर क्या है। मेन यही आपको वास्तव में यही पढ़ना है। तो हम यहीं पर आज वीडियो रोकते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं।